ओके, थोड़ा सा मैं वॉक थ्रू देता हूँ आपको, फिर उसमें स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग। ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे हम? मैनुअल प्लस ऑटोमेशन टेस्टिंग इस ग्रुप में। पहले हम ऑटोमेशन टेस्टिंग कर रहे हैं, और साइड बाय साइड जिन बच्चों ने मैनुअल टेस्टिंग के लिए एनरोल किया है, दे विल बी हैविंग ए सेपरेट बैच विद मी। ठीक है, वहां पे हम मैनुअल टेस्टिंग भी पढ़ेंगे। क्लियर है? ऑटोमेशन टेस्टिंग कैसे फोकस करेंगे? फर्स्ट, लैंग्वेज प्रिफर करेंगे। ऑटोमेशन के लिए आपको एक लैंग्वेज चाहिए, एंड देन आपको फ्रेमवर्क चाहिए। फ्रेमवर्क, सेलेनियम फ्रेमवर्क पे हम जाएंगे। क्लियर है? पहला टारगेट क्या है हमारा? जावा, विच इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उस पर हैंड ऑन एक्सपीरियंस करना है। देन सेलेनियम। फिर इन दोनों से मिलके हम एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और पूरा सेटअप करेंगे। क्लियर? क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना है। मैनुअल, इस बैच में मैनुअल प्लस ऑटोमेशन दोनों के बच्चे हैं। मैनुअल का बैच सेपरेट होगा। ये कौन सा बैच है? ऑटोमेशन का है। ऑटोमेशन विद जावा। ठीक है। आप लोग को अपनी ईमेल आईडी मुझे पिंग करनी है, कुछ नोट्स हैं, मैं आपके करिकुलम को गो थ्रू करा दूं। वॉइस में दिक्कत हो रही है अभी, तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। ठीक है। अब इसमें क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं? इंट्रोडक्शन टू सेलेनियम, सेलेनियम के बारे में इंट्रोडक्शन, वेब ड्राइवर इंस्टॉलेशन सेटअप, सेलेनियम के स्क्रिप्ट, वेब एलिमेंट्स के साथ कमांड, इंटरेक्ट करना ब्राउजर से, लोकेटर्स आइडेंटिफाई करना, चेकबॉक्स हैंडल करना, ड्रॉप डाउन हैंडल करना, पॉपअप्स यूज करना, टेस्ट एनजी के साथ फ्रेमवर्क में लिखना, वेट्स, सेलेनियम वेट्स का इम्प्लीमेंटेशन करना, फ्रेम्स एंड एक्शन क्लासेस, मेविन प्रोजेक्ट बनाना, जेनकिंस पे उसको चलाना। ठीक है, लॉगिंग इंट्रोड्यूस करना, डिजाइन पैटर्न के थ्रू प्रोजेक्ट करना, डेटा ड्रिवन टेस्टिंग करना, बिहेवियर ड्रिवन। ये फ्रेमवर्क्स हैं। ठीक है, तो फ्रेमवर्क्स का वॉक थ्रू आएगा, ये बेसिकली सेलेनियम कोर्स है। ये वॉक थ्रू आएगा और एक प्रोजेक्ट आएगा। ठीक है, यहाँ तक हम डेप्थ में पढ़ेंगे। इसका मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये मेविन फ्रेमवर्क और टेस्ट ड्रिवन फ्रेमवर्क कैसे वर्क करते हैं। क्लियर? तो ये, और प्लस जावा। जावा हम सीखेंगे। देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड W3 Schools। ठीक है। जावा के कॉन्सेप्ट बेसिक से स्टार्ट करेंगे। वेरिएबल, डेटा टाइप, टाइप कास्टिंग, ऑपरेटर, स्ट्रिंग, मैच, बूलियन, इफ एल्स, स्विच, लूप्स, मेथड्स, पैरामीटर, ओवरलोडिंग, स्कोप, oops में क्लासेस, ऑब्जेक्ट, मेथड, कंस्ट्रक्टर, मॉडिफायर, इनकैप्सुलेशन, पैकेज, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इनर क्लासेस की यूज नहीं होती। एब्स्ट्रैक्शन, इंटरफेस, इनम्स, एंड डेटा स्ट्रक्चर में एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, हैश सेट, ये सारे यूज होते हैं। कलेक्शन, ऊप्स कॉन्सेप्ट, बेसिक फंडामेंटल्स। ठीक है, इतना हमें जावा में कवर करना है, और सेलेनियम में इसके बेसिस पे हम इस लेवल पे आ जाएंगे कि वी कैन इंडिविजुअली, अपनी खुद से, वी कैन ऑटोमेट अ प्रोजेक्ट। क्लियर है? और इस पे हमें हैंड ऑन प्रैक्टिस करनी। क्लियर? तो सबसे पहले वी हैव टू स्टार्ट विद द जावा। ठीक है। आप में से कितने लोग हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जिन्होंने पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हैं? जसपाल ने पढ़ी है, आपने नहीं पढ़ी, शिवेन पढ़ी है। ठीक है। एंड जो ऑनलाइन है, योगेश ने पढ़ी है, नेहा, नेहा ने पढ़ी है, सचेंद्र, अंकित, कुछ बेसिक आइडिया है प्रोग्रामिंग? पढ़ी है पहले लैंग्वेज? कोई भी लैंग्वेज? ठीक है। ठीक है, बेसिक आइडिया सबको है लैंग्वेज का। ठीक है। क्लियर है? लैंग्वेज पढ़ने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं। लैंग्वेज क्या है? इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज जब हम बात करते हैं, इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन टू द सिस्टम। सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना, उसको कमांड करो। क्लियर? जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो जो लैंग्वेज हमें आती है हम तो सीख लेंगे, सिस्टम को कैसे आएगी? जावा। तो सिस्टम को जावा समझ में नहीं आती। सिस्टम को क्या समझ में आती? कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? बाइनरी, 0 1। ये सिर्फ 0 1 समझता है। सो एक बीच में कोई ऐसा
हमें सॉफ्टवेयर चाहिए विच कैन ट्रांसलेट दैट लैंग्वेज, जावा को बाइनरी में कन्वर्ट कर दे और सिस्टम भी समझ जाए, तो दैट हम इसे कमांड दें और ये रन करे। क्लियर? तो उसके लिए हम कुछ कंपाइलर्स का यूज करते हैं, जावा के जावा कंपाइलर्स का यूज करेंगे। क्लियर? ताकि वो लैंग्वेज कन्वर्ट हो जाए। दूसरा, वी हैव टू यूज द एडिटर, एक एडिटर की जरूरत पड़ेगी। एडिटर मीन्स जिसपे हम कोड लिख सकें, रन कर सकें। जैसे मुझे अगर प्रेजेंटेशन बनानी है तो पावर पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, डेटा स्टोर करना है तो एक्सेल की जरूरत पड़ेगी, गूगल सर्च करना है तो ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी। ऐसे if मैं कोड यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, नोट पैड पे भी लिख सकता हूँ, और कंपाइलर से उसको रन भी करा सकता हूँ, बट इसमें स्ट्रक्चरिंग करना मुश्किल हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट के लिए नहीं है। मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। तो हम किसी एक एडिटर का यूज करते हैं। क्लियर? तो हम जो कंपाइलर एडिटर का कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे उसे कहते हैं एक्लिप्स। क्लियर है? तो एक्लिप्स को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है? सबसे पहले लाइक दिस। ठीक है? एक्लिप्स इज आईडीई, आईडी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये सॉफ्टवेयर है जो आपको क्या करेगा, अलाउ करेगा टू राइट द कोड। क्लियर? ठीक है? इसमें हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है? एक्लिप्स कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, मैं आपको एक्लिप्स की वेबसाइट, एक्लिप्स डाउनलोड फॉर विंडोज पे जाना है। ठीक है? सिर्फ इसको इंस्टॉल करना है आपकी नीड के हिसाब से। आईडीई, गो टू डाउनलोड, 64 बिट आर्किटेक्चर बता रहा है। ठीक है? इसको डाउनलोड करना है एंड यू जस्ट हैव टू इंस्टॉल इट। इसके साथ आपका जावा भी इंस्टॉल हो जाता है। क्लियर? तो एक्लिप्स, आप लोगों ने एक आध क्लास आई थिंक पढ़ ली है, तो एक्लिप्स इंस्टॉल होगा आई थिंक सबके में। आपके में है? नहीं है तो यू हैव टू इंस्टॉल दिस। ठीक है? एक्लिप्स को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉलेशन के लिए आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, ओके ओके क्लिक करना है, इंस्टॉल हो जाएगा, देयर इज नो फैंसी थिंग। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है? मैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस नहीं दिखा रहा हूँ, अगर आपको कोई डाउट होगा मैं एक वीडियो सेंड कर दूंगा जिसमें आप सॉल्यूशन प्रोसेस दे सकते हो, सिर्फ इंस्टॉल करके ओके ओके क्लिक करना है, बेसिक में सेटअप करना है। क्लियर है? हाँ, रन करा दूँ। नहीं नहीं, क्लिप्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपाइलर क्या होता है, जावा का अलग से कंपाइलर डाउनलोड हो जाता है। हाँ हाँ, लेकिन अभी नहीं, अभी मैंने बताया था कि अगर मैं एक्लिप्स का यूज ना करूं तो भी मैं कोड लिख सकता हूँ। एक्लिप्स एक आईडी ही है, अब वो हेल्प करेगी, वो इंटेलिजेंस देगी। अगर मैंने सिंटेक्स रॉन्ग लिख दिया तो वो मुझे बताएगी कि आपने सिंटेक्स रॉन्ग लिख दिया, नोटपैड नहीं बताएगा। ठीक है? और नोटपैड में स्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छे से नहीं होती। जैसे मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट बना रखा है, कोई जैसे बच्चों ने प्रोजेक्ट पढ़े होंगे, तो ये स्ट्रक्चर्ड है प्रोजेक्ट वे में, कौन सी फाइल कहाँ पे स्टोर की गई है, डिपेंडेंसीज कैसे इंजेक्ट हुई हैं इसमें। ठीक है? तो ये सब करना आईडी में इजी होता है। नोटपैड में मैं फोल्डर ओपन करूंगा तो वो मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है? क्रिकेट खेलने के लिए क्रिकेट पिच चाहिए, स्टेडियम चाहिए, ग्राउंड चाहिए। खेलने के लिए तो हम रूम पे भी खेल सकते हैं, लेकिन स्किल्स कहाँ आएंगी, यहाँ पार्टिकुलर उसकी लोकेशन। क्लियर? इसलिए हमें क्या यूज करते हैं, आईडीई। जब भी हमें सॉफ्टवेयर बिल्ड करना होगा हम आईडी यूज करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट आईडी है, नेटबीन्स भी एक आईडी में यहाँ यूज होती है, एक्लिप्स भी एक आईडी। चॉइस होती है आप कौन से आईडी का यूज करते हैं। आईडी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको इन्वायरमेंट दे रहा है टू राइट दी ऑटोमेशन। ठीक? अब इस पे सिर्फ ऑटोमेशन नहीं होती, जावा के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं वो भी इन्हीं आईडीज पे चलते हैं। तो आप यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट रख सकते हैं, ऑटोमेशन का भी और जावा का। क्लियर? ठीक है? अभी हम ऑटोमेशन की बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, जावा की बात करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जावा का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। आप न्यू पे क्लिक करेंगे, जावा प्रोजेक्ट पे जाएंगे। ठीक है? प्रोजेक्ट नेम देंगे ऑटोमेशन अप्रैल। ठीक है? इसको चेक नहीं करना है। ठीक है? फिनिश। ऑटोमेशन अप्रैल एक प्रोजेक्ट हो गया। अब इस प्रोजेक्ट के हम ओपन करेंगे, देर इज जे आर ई एंड देर इज अ सोर्स।
सोर्स के अंदर हम जाएंगे तो ब्लैंक है, इसका मतलब होता है सोर्स फाइल। ठीक है। JRE मीन्स जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। अब ये कहाँ से आया? जब भी हमने जावा को इंस्टॉल किया था, ठीक है, तो कुछ रेडीमेड कोड ऑलरेडी रेडीमेड कोड ऑलरेडी लाइब्रेरीज में सेव होता है। क्लियर? उनकी लाइब्रेरीज बनी हुई हैं, ताकि अगर मैं कुछ कोड लिखूं, अगर मैं लिखूं जावा प्रिंट हो जाओ, तो वो प्रिंट की स्टेटमेंट कहीं लिखी हुई है, उसने उसको फंक्शंस डेवलप्ड है, तो वो इन लाइब्रेरीज में ही है। क्लियर? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट न्यू जावा क्लास से। ठीक है, डेमो, और इसको हम मेन क्लास बना रहे हैं। मेन क्लास जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस पर प्रैक्टिस घर पे कर लेना, अभी देख लो, रिकॉर्डिंग देख के आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। तो एक चीज समझो, मैंने अभी बोला जावा इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो प्योर का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब पहले समझते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज अ कॉन्सेप्ट कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, उप्स कॉन्सेप्ट इसको हम बोलते हैं। जावा में एवरीथिंग विल बी इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। ठीक है, आप इसके अलावा जावा में कुछ नहीं कर सकते। आप स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोग्राम नहीं लिख सकते, आपको ऑब्जेक्ट और क्लासेस बना के ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्लियर? इसका कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्लासेस क्या होते हैं, अभी से मैं बता रहा हूँ। क्लियर? प्योर इसलिए हम बोलते हैं इसको प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि ये किसी और प्रोग्रामिंग पैराडियम को फॉलो नहीं करता, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को ही फॉलो करता है। जब आप पाइथन पढ़ेंगे, पाइथन इज अ मिक्स्ड। पाइथन में अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं और उसको रन कर दूं तो रन हो जाएगा, लेकिन पाइथन में अगर मैं वेरिएबल बनाऊं तो रन नहीं होगा, वो मुझे किसी क्लास के अंदर बनाना पड़ेगा और उसके थ्रू उसको रन कराना पड़ेगा। तो विदाउट क्लास आई कैन नॉट मेक एनी कोड इन जावा, और वो रन नहीं होगा। तो मुझे क्लास बनानी ही पड़ेगी, ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक मेन क्लास बनाई। फर्स्ट क्लास बनाते हैं, क्या नाम है, डेमो। डेमो क्लास बनाइए, इसके अंदर एक मेन मेथड है और इसको स्टैटिक रखा हुआ है, पब्लिक रखा हुआ है, वॉइड रखा हुआ है, और एक फंक्शन है। अभी इन सब चीजों को इग्नोर करना है, ये सिर्फ स्ट्रक्चरिंग है। मैंने बताया था जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास है। अभी इस पे ध्यान नहीं देना है, ये क्या है, कैसे यूज हुआ है, इस पे हम आएंगे कि इसको पब्लिक क्यों किया, स्टैटिक क्यों किया, वॉइड क्यों किया। क्लियर है? अभी सिर्फ आपको इसलिए करना है क्योंकि इसके अलावा हम कोड नहीं लिख पाएंगे। ठीक है। अब दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ कोड, जिसमें मैंने एक लाइन लिखी है और हेलो प्रिंट करने के लिए कोशिश की है। ठीक है, रन करने के लिए आपको रन एस जावा एप्लीकेशन, इसको रन करना है। कंसोल में आपको दिखेगा हेलो। ठीक है। अब ये जो सिस्टम आउट प्रिंट एलन लिखा है, ये क्या है, इसको समझते हैं। अब यहाँ से स्टार्टिंग होती है जावा की। ठीक है, सिस्टम के ऊपर अगर हम होवर करेंगे तो ये दिखा रहा है कि जावा डॉट लैंग डॉट सिस्टम। ये कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। अब यहाँ पे ढूंढेंगे हम जावा डॉट लैंग डॉट सिस्टम, तो एक क्लास बनी हुई है, आपको यहीं पे मिल जाएगी जावा डॉट बेस के अंदर। ठीक है, जावा डॉट लैंग, और इसके अंदर आपको ये सिस्टम क्लास मिल जाए। तो ये क्लास डिफाइन है। ठीक है, उसको मैं कह रहा हूँ आउट, की आउट कंसोल पे एक फंक्शन है प्रिंट एलन। ठीक है, एक फंक्शन है प्रिंट एलन, उसका काम है कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट करना, और हर फंक्शन किसी ना किसी क्लास के अंदर होगा। तो हर स्टूडेंट कहाँ होगा, अभी बैठा हुआ तो किसी न किसी क्लास में होगा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारे फंक्शन हैं। अगर मैथ्स से रिलेटेड है तो मैथ्स क्लास में होगा, ये सिस्टम से रिलेटेड है, सिस्टम में प्रिंट करना है तो सिस्टम क्लास के अंदर है। एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ क्लास। ठीक है, उसके अंदर क्लास के अंदर क्या होते हैं, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो हमने एक फंक्शन को यूज किया है विच इज प्रिंट एलन टू प्रिंट। इतना क्लियर है? तो कुछ भी चीज आपको प्रिंट करनी है
आपको ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, सिस्टम आउट प्रिंट एल, ठीक है। एंड डबल कोट्स में स्ट्रिंग। अब इस पे वर्क करते हैं। सपोज हेलो ड्यूकेट, प्रिंट एल मतलब नेक्स्ट लाइन, और डबल लाइंस में प्रिंट हो जाएगा। तो हम कितनी बार भी प्रिंट कर सकते हैं। टेस्ट एंड जी क्लोज कर। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, हेलो ड्यूकेट यहाँ पे आ रहा है। क्लियर? नाउ फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज आउटपुट। हमें कुछ भी टेक्स्ट प्रिंट करना है, वी कैन यूज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हेलो वर्ल्ड। क्लियर? किस टाइप में हम लिख सकते हैं। क्लियर? डबल कोट्स, डबल कोट्स के अंदर वी कैन राइट एनीथिंग, मतलब कोई भी स्ट्रिंग हम लिख सकते हैं। क्लियर? पहले कॉन्सेप्ट हम समझते हैं डेटा, डेटा का टाइप वेरिएबल्स। फर्स्ट कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग का जो हमें सीखना होता है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स क्या है? अब जब भी हमें प्रोग्राम लिखना होता है, हम क्या कोशिश करते हैं प्रोग्राम लिखने की, ऑटोमेट करने की। ऑटोमेट किसी चीज को करेंगे, हम किसी डेटा पे ऑपरेशन करेंगे। किसी ने हमें कुछ डेटा दिया, उसको मैनिपुलेट किया और उसको आंसर दे दिया। कहीं से फाइंड करना है, कहीं से सर्च करके लाना है, सॉफ्टवेयर यही करता है ना, कि डेटा कहीं से फाइंड करके ला रहा है, कहीं सर्च करके ला रहा है, या कुछ सेव करने जा रहा है। तो सारे ऑपरेशन कहाँ पे होते हैं? डेटा पे। ठीक है, जब हम प्रोग्राम्स को कुछ भी इनपुट दे रहे हैं, वो हमें क्या देगा? आउटपुट देगा। क्लियर? और इन बिटवीन क्या होगा? प्रोसेस होगा, प्रोसेसिंग चलेगी। डेटा लिया, मैनिपुलेट किया, सेव करना है सेव कर दिया, फैच करना है कैलकुलेट से, कैलकुलेटर है, मैंने कुछ डेटा दिया, उसने कैलकुलेट किया, मुझे रिजल्ट दे दिया। ठीक है, लेकिन जब वो कैलकुलेट कर रहा था, तो जो डेटा मैंने उसको दिया, वो डेटा उसको स्टोर भी तो करना है अपने पास, तभी तो वो कैलकुलेशन कर सकता है। क्लियर? तो वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स कंटेनर की जैसे हैं। क्या है वेरिएबल्स? वेरिएबल्स आर द कंटेनर which are used to hold data in a program. क्लियर? तो प्रोग्राम को जो भी डेटा आप दोगे, उसको होल्ड करने के लिए वेरिएबल बनाए जाते हैं। क्लियर? ठीक है, सबसे ज्यादा कंटेनर्स आपने कहाँ देखे होंगे? नॉर्मल लाइफ में। प्रोग्रामिंग हमेशा रियल लाइफ पे बेस्ड है। सारे कॉन्सेप्ट जो प्रोग्रामिंग के हैं वो रियल लाइफ से अडॉप्ट किए गए हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमने खुद से सोच के कुछ हाइपोथेटिकली सोच के बनाया होगा। उस कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, तो वो भी मैं आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करके दिखाऊंगा कैसे कनेक्टेड है। क्लियर? जो काम हम नॉर्मल करते हैं उसी को ऑटोमेट कर रहे होते हैं, तो सारी चीजें कनेक्टेड है। वो आपको कनेक्शन ढूंढना है ताकि आप समझ पाओ कॉन्सेप्ट। तो सबसे ज्यादा कंटेनर्स आपने कहाँ देखे, कहाँ यूज होते हैं? शिप डॉकयार्ड्स में, और लॉजिस्टिक्स में। कंटेनर आप बड़े सोचो, अभी छोटे सोचो। रियल लाइफ में कहाँ दिखते हैं? जो ऑनलाइन है, कंटेनर सबसे ज्यादा कहाँ दिखते हैं? छोटे छोटे कंटेनर्स, डब्बे, घर पे, किचन में। ठीक है, वो भी क्या है? कंटेनर्स। ठीक है, हाँ फोल्डर्स हो गए। ठीक है, अब किचन में अलग अलग साइजेस के बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, कुछ हाफ के जी, 2 kg, 5 kg, अलग अलग साइजेस के। क्यों? क्योंकि हमने अपनी रिक्वायरमेंट के लिए हिसाब से लिए हैं। ठीक है, और अगर आप सोचो कि मेमोरी में तो हमें दिखते नहीं है, किचन में तो दिख रहे हैं। अगर किचन में सारे बॉक्सेस ब्लैक कलर के होते तो मेरे लिए उसको फाइंड आउट करना बड़ा डिफिकल्ट होता। तो क्या तरीका है कि मैं सारे बॉक्सेस को, अगर ब्लैक है तो क्या करूं, उसके ऊपर लेबल कर दूं। लेबल कैसे कर दूं? 1 2 3 कर दूं? नहीं, 1 2 3 में मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, 2 में क्या था, 3 में क्या था। मैं क्या करूं? प्रॉपर नेम लिख दूं।
ये टी है, ये शुगर है, अरहर दाल है, ठीक है, ये मसूर दाल है, ठीक है, ये ग्रीन टी है, ये कॉफी है, उसके मुझे क्लियर हो जाएगा। तो नेमिंग वेरिएबल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मेक्स वेरिएबल रीडेबल। वेरिएबल एक तो अलग अलग साइजेस में होंगे, ठीक है, क्लियर है, साइज इंपॉर्टेंट है, और टाइप इंपॉर्टेंट है। अभी टाइप का भी डिस्कस करेंगे। साइज इंपॉर्टेंट समझ में आ गया, क्योंकि छोटे मेमोरी में छोटी चीज रखनी है तो छोटे साइज, बड़े चीज रखनी है तो बड़ा साइज। किचन में अलग अलग टाइप के आइटम्स होते हैं, कुछ लिक्विड्स हैं, कुछ सॉलिड हैं, तो ऑयल है। तो ऑयल के कंटेनर अलग होंगे, सॉलिड के अलग होंगे। तो रिक्वायर्ड करता है कि मुझे अगर कुछ परचेज करके लाना है, कुछ आइटम स्टोर करना है, तो मैं किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करना चाहता हूँ। क्लियर है। वैसे ही डेटा होता है, डेटा के अलग अलग टाइप है। कोई डेटा है जो नंबर के फॉर्म में है, ठीक है, कोई डेटा है जो टेक्स्ट के फॉर्म में है, कोई मिक्स्ड डेटा है, टेक्स्ट नंबर का मिक्स्ड आ रहा है, कुछ फ्रैक्शंस के फॉर्म में डेसिमल्स में आ रहा है, कुछ बूल में आ रहा है, सिर्फ ट्रू फॉल्स आ रही है। कैसा डेटा आ रहा है या कैसा डेटा मुझे स्टोर कराना है, मुझे वेरिएबल का सिलेक्शन वैसे ही करना होता है। ठीक है। अगर छोटी वैल्यू के लिए मैं बड़ा वेरिएबल ले रहा हूं, तो प्रोग्राम मेमोरी में ज्यादा स्पेस लेगा। क्लियर है। और अगर वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है, मैं छोटे में ले रहा हूँ, तो प्रोग्राम रन करते समय ब्रेक हो जाएगा, तो वो स्टोर नहीं कर पाएगा। क्लियर है। तो वेरिएबल्स आपको अपने प्रोग्राम के साइज के हिसाब से सेलेक्ट करने होते हैं। अब कौन कौन से टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। ऑटोमेशन में बहुत ज्यादा वेरिएबल्स की डिमांड नहीं होती है, कुछ बेसिक्स वेरिएबल्स आपको सीखने होते हैं। जैसे 5 कैटेगरी में डिफाइन की, जैसे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब कोई भी टेक्स्ट, एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट। क्लियर। अब टेक्स्ट को हम डबल कोट्स में यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। टेक्स्ट के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, नंबर्स भी लिख सकते हो, ये पूरा टेक्स्ट फॉर्म है। अगर डबल कोट्स लगा दिया तो पूरा टेक्स्ट फॉर्मेट है, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट है। क्लियर। इंट मींस इंटीजर। इंट डिनोट करेगा नंबर्स को। इंटीजर पॉजिटिव एंड निगेटिव होल नंबर। होल नंबर मतलब जीरो के साथ। क्लियर। फिर फ्लोट, फ्रैक्शन जब हमें कभी लेना होगा, ठीक है। कैर, सिंगल कैरेक्टर लेना होगा। बूलियन, ट्रू या फॉल्स लेना होगा। ऑटोमेशन में आपको जरूरत पड़ेगी स्ट्रिंग की, इंट की और बूल की। तो ये तीन कैरेक्टर आपको फिक्स होने चाहिए, समझ में आनी चाहिए। ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, और ये बूल है। बूल मतलब सिर्फ उसमें ट्रू या फॉल्स स्टोर रहेगा। ठीक है। कैरेक्टर मतलब सिंगल अल्फाबेट, जब आपको यस और नो के लिए वाई या एन सेव करना हो। नहीं, नेम नहीं। नेम वो स्ट्रिंग हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर विल बिकम स्ट्रिंग। ये सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को रखेगा। इसको मतलब हम सिंगल कोट में बनाएंगे, अभी मैं दिखाऊंगा। जैसे मैंने बताया था ना, इसको डबल कोट में बनाते हैं, तो इसको सिंगल कोट में बनाएंगे, अभी मैं दिखाऊंगा बना के। ठीक है। सपोज मुझे कोई नेम स्टोर करना है, ठीक है। तो पहला, मुझे डेटा टाइप, कौन सा डेटा टाइप लेना है। स्ट्रिंग। क्या स्टोर करना है, नेम। इक्वल टू इसका ऑपरेटर, इसके अंदर वैल्यू स्टोर करनी है, सपोज राहुल शर्मा, और सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का मतलब होता है कि ये सेंटेंस यहाँ पे टर्मिनेट हो गया है, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। स्ट्रिंग मैंने बता दिया, एक वेरिएबल है, ठीक है, वो किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग। उसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर होगी। क्लियर। मुझे अब इस नेम की वैल्यू को प्रिंट करना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ठीक है। अगर, अब देखो, मैं यहाँ पे नेम लिखूंगा। अगर किसी वेरिएबल के नेम को प्रिंट करना है, तब हम उस वेरिएबल को लिखेंगे। ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे वेरिएबल का नेम प्रिंट ना करके अगर मैं ऐसे नेम लिख दूं, तो स्क्रीन पे ये स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा, नेम प्रिंट हो जाएगा, ना कि इसकी वैल्यू। अब ये वेरिएबल नहीं है। क्लियर। ये एक स्ट्रिंग है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा था ना हेलो, अगर मैं यहाँ पे डबल कोट में लिख रहा हूँ तो क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे नेम लिख दूंगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, नेम। ये वेरिएबल नहीं है।
जब इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है तो वी हैव टू रिमूव द डुप्लीकेट। इसका मतलब हम इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने जा रहे हैं। ठीक है, मुझे इंटीजर स्टोर करना है, इंट सपोज फोन नंबर स्टोर करना है, बगैर डबल कोट्स के आई हैव टू राइट द फोन नंबर। इंटीजर एक साइज होता है, मैं बताऊंगा इसमें कितने बड़े नंबर आ सकते हैं, 128 बाइट्स के नंबर इसमें आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। जैसे मैंने एक नंबर स्टोर किया, इंट माई नंबर 15, आते हैं यहाँ पे। इस प्रोग्राम में मैंने इंट ए इज इक्वल टू 10, इंट बी इज इक्वल टू 20, ठीक है, इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड, ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया। कंसोल स्क्रीन पे जा रहे हैं, पुराना प्रोग्राम रन किया है। ठीक है, सेव, इसको रन करते हैं। मैं कंसोल को यही पिन कर देता हूँ, आपको दिखेगा। ठीक है, क्या प्रिंट हो गया? हाँ, नीचे भी आता है इसमें कहीं सेटिंग में। ठीक है, क्लियर है। एंड इफ आई राइट टाइप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, ऊपर मैंने क्या लिखा है? डबल कोट्स लिखा, डबल कोट्स के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ बिकॉज वो स्ट्रिंग है। ठीक है, नंबर्स लिख सकता हूँ, टेक्स्ट लिख सकता हूँ, और ये क्या है? एक वेरिएबल की वैल्यू को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। क्लियर है, द सम ऑफ नंबर इज 30। क्लियर। आउट, आउट स्ट्रीम है, मैं आउट कर रहा हूँ। आउट मतलब आउट कंसोल में भेज रहा हूँ डेटा बाहर। आउट कंसोल के लिए रिप्रेजेंट होता है कि डेटा को हम आउट स्ट्रीम करें, स्ट्रीम होता है आउट या इन, स्ट्रीम STREAM, आउट स्ट्रीम। डेटा को हम आउट कर रहे हैं, भेज रहे हैं बाहर को। प्रिंट एलेंस फंक्शन है, ये क्लास नहीं। इस फंक्शन के क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शन है। ठीक है, अभी मेथड्स में पढ़ाऊंगा, क्लास पढ़ाऊंगा तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट अभी बनाया नहीं है हमने। हाँ, यहाँ पे अभी हमने क्लास और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिना ऑब्जेक्ट बनाए सिर्फ क्लास का यूज किया है। ठीक है, अभी इसमें हमने क्लास का यूज किया है, लेकिन ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया। ऑब्जेक्ट का यूज हम आगे करेंगे। ठीक है, क्लास स्टैटिक बना रखी है, सिंगल कॉपी बन रही है इसकी। अभी ऑब्जेक्ट वाले कॉन्सेप्ट पर हम जाएंगे। ठीक है, डायरेक्टली हमने क्लास का मेथड यूज कर लिया और उसको दे दिया। ये डायरेक्टली क्लास बनी हुई है, इसको आप बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी यूज कर सकते हो। अभी आगे क्लास में सीखेंगे कैसे क्लास को स्टैटिक बनाया जाता है कि उसको ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, उसके नेम पे कॉल हो जाए, अलग फंक्शन है। क्लियर, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ पे क्या बनाया हमने अभी? डिफाइन किया इंट ए इज इक्वल टू 10, सिर्फ एक ही लाइन में डिफाइन किया। इसको आप ब्रेक करके भी डिफाइन कर सकते हो। इंट ए डिक्लेयर करोगे और इसको यूज सेकंड लाइन में कर सकते हो, थर्ड लाइन में कर सकते हो। जरूरी नहीं है जहां पे आपने डिक्लेयर किया है, इसे बोलते हैं डिक्लेयर करना। इसको बोलते हैं इनिशियलाइज करना, कि वैल्यू को आपने डिक्लेयर कर दिया कि मैं एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, और उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया 10 से। ठीक है, तो आप जरूरी नहीं है वैल्यू को इनिशियलाइज करो, आप खाली डिक्लेयर करके भी छोड़ सकते हो। जब आपकी को नीड हो तब आप उसको इनिशियलाइज करो, लेकिन इनिशियलाइज करने से पहले वो वेरिएबल डिक्लेयर होना चाहिए। क्लियर, ये समझ में आ रहा है? इंट नम सिस्टम डॉट आउट प्रिंट। क्लियर,
वेरिएबल जिसकी हम इसलिए भी कहते हैं कि वेरी कर सकते हैं वैल्यू। हमने इंट माई नम को वैल्यू 15 दी, बाद में उसकी वैल्यू अपडेट कर दी, लेकिन जब हम प्रिंट करने जाएंगे, अब यहीं पे देखते हैं, इंट सम इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में मैंने सम क्या रखा है, 0। ठीक है, एक बार आपने किसी वैल्यू को डिफाइन कर दिया तो उसको दोबारा जरूरत नहीं पड़ती। अगर यही लाइन मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या रहेगा, सम की वैल्यू क्या है, 0। क्या प्रिंट हो जाएगी सम की वैल्यू, 0। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सम की वैल्यू कितनी हो गई, 30। फिर क्या प्रिंट हो जाएगी, 30। दो बार प्रिंट होगा, एक बार 0, एक बार 30। जिस टाइम पे एग्जीक्यूशन की वैल्यू जो रहेगी वही प्रिंट होगा। क्लियर, यहां तक क्लियर है जो ऑनलाइन है, समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, फाइनली, ठीक है, हम चाहते हैं कि कोई वैल्यू फिक्स्ड हो जाए, वो चेंज ना हो। फाइनल इंट माइनम, ठीक है, अगर मैं ऐसे कर दूं फाइनल इंट, तो नेक्स्ट लाइन पे कहीं पे भी इसको ओवरराइड नहीं कर सकते। क्लियर, कोई वैल्यू हमें फिक्स करनी है, हम नहीं चाहते कोई उसको वैल्यू को चेंज करे। क्लियर, तो हम फाइनल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अभी हम एक ही क्लास में बना रहे हैं, हो सकता है ये वैल्यू कोई और क्लास भी यूज करे और वो वहां से चेंज करने की कोशिश करे। तो अगर हम नहीं चाहते कि इसकी वैल्यू अपडेट हो, तो उसको हम फाइनल कीवर्ड का यूज करेंगे। अब कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड्स का मतलब होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स ऑलरेडी डिफाइन किए हैं जिनका एक पार्टिकुलर मीनिंग है, उनको हम बोलते हैं कीवर्ड्स। क्लियर, जैसे हमने यहाँ पे पब्लिक क्लास लिखी, डेमो तो हमने अपने अकॉर्डिंग बनाया, क्लास क्या हो गया, कीवर्ड हो गया। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में जब से आपको ये डार्क कलर में दिख रहे हैं, ये सारे कीवर्ड्स हैं, इनका एक पार्टिकुलर मीनिंग है। क्लियर, हाँ इसमें 0 ही दिखाएगा, यहाँ पे भी 0 यहाँ पे तो फाइनल नहीं किया है ना हमने यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे फाइनल कर दूंगा तो प्रोग्राम अब सिंटेक्स एरर देगा। ये कहेगा यहाँ पे एरर है, दिख रहा है, तो मुझे रन करने नहीं देगा। ये एरर आ रही है क्योंकि कोई एक वेरिएबल था जो चेंज नहीं हो सकता था, मैंने उसको चेंज करने की कोशिश की है, तो मैं अगेंस्ट द रूल गया हूँ, तो ये कंपाइलेशन एरर आएगी। नहीं दिखाया, ठीक है, एरर एग्जिस्टिंग इन रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट, ये कंपाइलेशन कम करता है। कंपाइलेशन का मतलब होता है दो तरह की लैंग्वेज चलती है, एक कंपाइलर, एक इंटरप्रेटर। ध्यान से समझना आपने पूछ लिया तो बता। कंपाइलर का मतलब होता है कि पूरे प्रोग्राम को रीड करो और फिर उसको एग्जीक्यूट करो। तो अगर रीड करने में ही सिंटैक्स एरर आ जाएगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इंटरप्रेटर कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती हैं, आपने कोड लिख दिया, वो रन होगा, जहां पे एरर आएगा वो ब्रेक हो जाएगा। तो जावा कैसी लाइन में, कंपाइलिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो अगर आपने प्रोग्राम कहीं गलत लिख दिया, सिंटेक्स एरर लिख दिए, जब तक आप ठीक नहीं करोगे प्रोग्राम रन नहीं करेगा, पूरा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें प्रोग्राम कैसे रन करना है, या तो हम इस वैल्यू को ओवरराइड करने से बच हटाएं या यहाँ से फाइनल की हटाएं। ठीक है, तो अब ये रन करेंगे। ये कैसी एरर थी, एक कंपाइल एरर थी, एक एक्सेप्शन एरर आती है, आगे पढ़ेंगे एक्सेप्शन एरर क्या होती है। कंपाइलेशन एरर, सिंटेक्स एरर, क्योंकि मैंने सिंटेक्स लिखने में गलती कर दी। ठीक है, क्लियर, कुछ वेरिएबल्स बनाए गए हैं, देखो इनको समझो कि हम सारे वेरिएबल्स को कैसे यूज कर सकते हैं। इंटीजर वेरिएबल बनाना है, इंटीजर माइनम 5। ठीक है, फ्लोट बनाना है, फ्लोट कम यूज करते हैं, माई फ्लोट नंबर 5.95। इसके में लास्ट में हम एफ लिखते हैं क्योंकि ये फ्लोटिंग नंबर, ये सिंटेक्स का पार्ट है। करेक्टर बनाना है, माई लेटर, सिंगल कोट्स में इसको डिनोट करते हैं, आपको यस नो वाई या एन रखना है तो। बुलियन वैल्यू, बुलियन में क्या आता है, ट्रू या फॉल्स,
तो माई बुल में हम रख रहे हैं ट्रू, या आप रख सकते हो फॉल्स, कुछ भी रख सकते हो, ट्रू या फॉल्स, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आएगी। स्ट्रिंग माई टेक्स्ट, जैसे मैंने अभी नेम लिखा था, हेलो। क्लियर? ये हम अपने हिसाब से दे सकते हैं। वेरिएबल, वेरिएबल की नेमिंग अभी बताएंगे। ठीक है, वेरिएबल को प्रिंट करना है, वेरिएबल को स्टोर किया है, प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, अभी आप यहाँ पे स्ट्रिंग भी प्रिंट करना चाहते हो और वेरिएबल भी प्रिंट करना चाहते हो, यू कैन राइट प्लस साइन। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे अभी दो उसमें लिखा था, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने ये भी यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा था, द सम ऑफ टू नंबर इज। ठीक है, मैं प्लस साइन प्लस सम, दो लाइन में ना लिख के मैं चाहता हूँ सिर्फ एक लाइन में आए। ठीक है, इसको रन करते हैं, चेंज दिखेगा। पहले कैसा रहा था, इतना आ रहा था और नीचे 30 आ रहा था। अगर मुझे कॉनकैट करना, दिस इज कॉल्ड कॉनकैट, तो मैं स्ट्रिंग के साथ प्लस करके जो भी वैल्यू आ रही है उसको कॉनकैट करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप कितने भी प्रिंट कर सकते हो, सम डबल कोट्स आगे जितने भी नंबर को मर्ज करना चाहो आप प्रिंट में कर सकते हो। क्लियर? प्लस का हम यूज करते हैं। ये नहीं लगाया, ये मैंने लगाया, ये कॉलम मैंने लगाया यहाँ पे विजिबिलिटी के लिए, आप हटा सकते हो, मैंने कोड में लिखा है। ठीक है, मैंने एक स्टोर किया फर्स्ट नेम लास्ट नेम, एक वेरिएबल लिया फुल नेम, दोनों वैल्यू को स्टोर किया प्रिंट किया। ठीक है, इंट एक्स इक्वल टू 5, इंट वाई इक्वल टू 6, प्रिंट कर दिया एक्स प्लस वाई। ठीक है, अभी बेसिक चीजें थोड़ा सा मैं पास करा रहा हूँ, समझ में आ जाए। इंट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 10, तीन वेरिएबल को प्रिंट कर दिया। क्लियर? इन्हीं वेरिएबल से बनता है डेटा टाइप। अभी मैंने पहले समझा डेटा टाइप की, हर डेटा का एक टाइप होता है। अब यहाँ पे क्या है, इंटीजर को भी हमने डिवाइड कर दिया है मल्टीपल पार्ट्स में। ठीक है, जैसे इंटीजर नंबर, अगर आपको 128 या 127 साइज, इंटीजर का मैंने बताया था साइज होता है, नंबर कितना बड़ा आ सकता है एक इंटीजर वैल्यू में भी। ठीक है, शॉर्ट इस नंबर को 4 बाइट्स में, बाइट्स में कन्वर्ट होते हैं। इंट, इंट में आप इतना बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हो, इससे बड़ा स्टोर करके वो एरर देगा। अगर इससे भी बड़ा आपको स्टोर करना है तो हमें इंटीजर की जगह लॉन्ग लिखना पड़ता है। क्लियर? ऑटोमेशन में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा प्रिसाइज होता है इसका, कौन सा साइज का क्या लेना। क्लियर? तो ज्यादातर आपको इंट लिखना पड़ेगा। हाँ, ये वैल्यू है, रेंज एक्चुअली है। ये कितनी रेंज है, ये बाइट्स में रेंज होती है। ठीक है, जब आप बाइनरी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो बाइनरी लैंग्वेज नंबर्स में, जैसे 2 की पावर तो 4 डिजिट है, 2010, एक 4 डिजिट है। ठीक है, इसमें आप कितने नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, 4 डिजिट में हम जितने नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वहां से नंबर आता है। एक बाइट 128 से लेकर 127 नंबर तक हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक है, शॉर्ट जब हम लेते हैं 2 की पावर 4 या 2 की पावर 8, ठीक है, तो वहां पे हम इतने नंबर को डिनोट कर पाते हैं, इस रेंज को 32,000 माइनस तक, 32,000 पॉजिटिव तक। मैं 32,000 32,768 लिखूंगा तो शॉर्ट में नहीं आएगा, उसके लिए फिर मुझे लॉन्ग लेना पड़ेगा। अगर मेरे पास इतना बड़ा नंबर है तो मैं किस में रख सकता हूँ, इंट में रख सकता हूँ। क्लियर? इससे एक भी ज्यादा बड़ा नंबर मैं करूंगा वो इसमें स्टोर नहीं होगा, क्योंकि वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में एक बाइट और लेगा। क्लियर? तो वो फिर नेक्स्ट कैटेगरी में चला जाता है, लॉन्ग। 32 बिट है, ये 32 बिट का नंबर है, बाइनरी के 32 बिट में यहाँ तक के नंबर को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये 64 बिट है। क्लियर? ये 32 है, ये इंट का साइज होता है 32 बिट। ये इंट
ठीक है। हाँ, इंट जावा वेरिएबल साइज, एक बार कंफर्म करते हैं, 32 बिट आता है, 32 बिट आता है। ठीक है। इंट का जो डिस्क्रिप्शन साइज है 32 बिट्स, मतलब इतनी बिट्स में मैं इस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बाइनरी की बिट्स, मतलब 0 1 2 इतनी जो नंबर बनेगा 32 वर्ड्स का, उसको इतनी नंबर रिप्रेजेंट कर सकता है। इसके लिए हमें 64 बाइट्स बिट्स की जरूरत पड़ती है। क्लियर। इसमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, आपको सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीजर पे ध्यान देना है, इस इंटीजर और स्ट्रिंग पे। क्लियर। ठीक है। अब आते हैं तीसरा, टाइप कास्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें दो तीन टाइप कास्टिंग आपको चाहिए होंगे। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है, ठीक है, कि आप एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दो। ठीक है। अब यहाँ पे टाइप कन्वर्टर का मतलब होता है कि सपोज, कन्वर्शन का मतलब होता है कि अगर मेरे पास मैंने एक इंटीजर बना रखा है या कोई वेरिएबल बना रखा है लॉन्ग, ये 32 बिट है, बहुत बड़ा नंबर आएगा, इसमें आना चाहिए था, लेकिन मुझे पता लग रहा है कि इसमें से छोटा नंबर आ रहा है। ठीक है। तो क्या मैं इसको इंट में स्टोर कर सकता हूँ? ठीक है। क्लियर। टाइप कास्ट मत करना, मतलब कि एक डेटा टाइप से कन्वर्टेबल डेटा टाइप में जाना। जैसे मेरे पास 50 लीटर की बकेट है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास 50 लीटर बकेट में सिर्फ 10 लीटर ही पानी है। ठीक है। क्लियर है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो 10 लीटर वाली बकेट है मैं उसमें डाल दूं। ये डेटा टाइप क्या था, 50 बाइट्स, इसका 10 था, तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्लियर। कुछ 10 वाली बकेट थी। ठीक है। सपोज यहाँ पे कुछ कोई ऐसा नंबर था जो पॉइंट में आ रहा था, मुझे पॉइंट की नंबर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उसका इंटीजर पार्ट चाहिए, तो क्या मैं इसको इंटीजर में रख सकता हूँ? क्लियर। कोई ऐसा नंबर आ रहा था जो स्ट्रिंग में आ रहा था, कि किसी स्ट्रिंग वैल्यू में ऐसा नंबर रखा हुआ है, ये स्ट्रिंग कंसीडर होगा, तो मैं स्ट्रिंग से क्या इंटीजर निकाल सकता हूँ? क्लियर। तो हम डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो तरह की कास्टिंग होती है, एक वाइडनिंग जो ऑटोमेटिक होती है, एक नैरोइंग। कहने का मतलब है, अगर मेरे पास 10 लीटर की बास्केट है और मुझे उसको 50 में कन्वर्ट करना है। ठीक है। 10 लीटर की बास्केट है, 50 में कन्वर्ट करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हो जाएगा ना। 10 लीटर पानी 50 लीटर की बास्केट में आराम से आ जाएगा। लेकिन जब इसका उल्टा करना हुआ, 50 लीटर की बास्केट का पानी मुझे अगर 10 लीटर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, तो जावा यहाँ पे एरर देगा, तो कहेगा कि आप एक्सप्लिसिटली करना चाहते हो या गलती से कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपका डेटा का लॉस होगा। अगर यहाँ पे 50 लीटर की बाल्टी में 10 लीटर पानी है तो आराम से आ जाएगा, लेकिन कन्वर्ट करते समय आपको बताना पड़ेगा कि मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। क्लियर। इसी को बोलते हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब वो अपने आप हो जाएगा, कन्वर्टेबल है। एक्सप्लिसिट आप में वहां पे सेपरेट कोड लिखना पड़ेगा कि मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। ठीक है। अगर डेटा का भी लॉस हो रहा है तो मुझे पता है वहां पे डेटा का लॉस हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगी। मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट, डबल होता है फ्लोट का मैक्स पार्ट। मैंने बनाया एक इंटीजर, माई इंट इज इक्वल टू 9, और एक डबल बनाया, डबल में फ्रैक्शन वैल्यूज आती है, और इसका साइज होता है 64 बिट। ठीक है। तो मैं 9 बिट का वैल्यू आराम से इसमें रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कास्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं प्रिंट करूंगा तो ये इंटीजर था, ये फ्रैक्शन था, तो फ्रैक्शन पार्ट 9.0 हो जाए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर इसका रिवर्स करना हुआ, मैंने कोई डबल वैल्यू बनाई है और अगर मुझे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना हो, तो मुझे आगे उसमें इंट लिखना पड़ेगा।
क्लियर? तो मैं कैसे लिखूंगा इसको एक बार रन करते हैं। अब इसको बोलते हैं मैनुअल। अगर मैं यहाँ पे मैनुअल ना करूं, मतलब मैं एक वेरिएबल को दूसरी वैल्यू में स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, मैंने कौन सी वैल्यू डिक्लेयर की, डबल की है, विच इज फ्रैक्शन। ठीक है, और कितना है, 64 बिट है। और इसको मैंने कन्वर्ट करने की कोशिश की किसमें, 32 बिट इंटीजर में। अभी यहाँ पे एरर दे रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट डबल टू इंट, कि ये वैल्यू कन्वर्टेबल नहीं है। एड कास्ट टू इंट, कास्टिंग के लिए आप इंट लिखो, कि हम जानबूझ के वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट दैट वैल्यू। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, रन करेंगे, सेव करके रन करते हैं। नीचे वाली वैल्यू में डबल में क्या था, 9.78 था। इंटीजर वैल्यू में कितना आएगा, सिर्फ 7, सिर्फ 9। इसमें डेटा का लॉस हो रहा है 7.8। तो अगर मुझे ऐसा फ्रैक्शन जरूरत है कि मुझे फ्रैक्शन पार्ट नहीं चाहिए, सिर्फ इंटीजर पार्ट चाहिए, तो मुझे कास्टिंग करनी पड़ेगी। इज दिस क्लियर? ठीक है, रियल लाइफ स्कोर, जैसे हमें कभी इंटीजर मैक्स, इंटीजर लिया और फ्लोट में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट हमें रखना है। अगर इंटीजर रखेंगे तो अगर 99.73 आएगा तो 73 हटा देगा वो, क्या प्रिंट कर देगा, सिर्फ 99। लेकिन मुझे जो भी नंबर चाहिए वो फ्लोट में चाहिए, तो मैं फ्लोट एक वेरिएबल बना रहा हूँ, उसके आगे फ्लोट लिख रहा हूँ, कि इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर? इतना समझ में आ गया? ठीक है, अभी थोड़ा सा टॉपिक से जंप कर रहे हैं, आ रहे हैं इफ एल्स। इफ एल्स के बाद इस टॉपिक पे वापस आएंगे। क्लियर है? अच्छा, बिट बाइट जैसे मेमोरी, जैसे आपको टू को रिप्रेजेंट करना है, तो बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे टू को, 0 1। ठीक है, और कितने बिट की जरूरत पड़ी, कितनी बिट्स की जरूरत पड़ी इसमें, 2 बिट की। अगर नंबर आपका इतना बड़ा है, अगर नंबर, हम इसमें चले गए डेटा टाइप में, अगर मुझे इतने नंबर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, आपको कितनी बिट्स की जरूरत पड़ेगी, 32 बिट्स की जरूरत पड़ेगी इस नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने की। नहीं, पूरा 32, आपको 32 बिट की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हो? इस रेंज को अगर आपको डिनोट करना है ना, तो आप 32 बिट, मतलब ऐसे 32 _ 01 01, जैसा भी फॉर्म बनेगा उसका, तो 32 बिट की जरूरत पड़ेगी, ये होता है मतलब। अगर नंबर और बड़ा हो जाएगा तो आपको मेमोरी में 64 बिट का स्पेस चाहिए होगा। आ रही बात समझ? इसका मतलब ये है। क्लियर? मेमोरी 0 1 के ऑन ऑफ होता है, एक वैल्यू को स्टोर करते हैं ऑन ऑफ। हाँ, 3 के लिए हम आज 3 के लिए हमें 0 1 ऐसे लेना होता है। इसका फॉर्मूला होता है 8421। तो 3 के लिए मुझे इसको 0 रखना पड़ेगा, इसको 0, इसको 1 1। तो अगर मुझे 3 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे एटलीस्ट 3 नंबर की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? 0 1 1। क्लियर? ये फॉर्मेट होता है इसका, ये 8421, ये पावर बढ़ती जाती है, 8421। क्लियर? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, विच इज 16। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 16। इस तरीके से बाइनरी का रिप्रेजेंटेशन होता है मेमोरी में। ठीक है, ऑटोमेशन में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ मैंने जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया कि बिट्स बाइट्स का क्या कौन। क्लियर? अब आते हैं इफ एल्स में। अब यहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होते हैं आपके। अभी मैं जो प्रोग्राम, अच्छा, चलो, इंट ए इज इक्वल टू 10, इंट बी इज इक्वल टू 20, सिस्टम डॉट आउट डॉट
प्रिंट एलन और लिख दूं ए इज ग्रेटर देन बी। अब क्या होगा प्रोग्राम में, आप लोग को बताना है। प्रोग्राम चलेगा? नहीं शिवेन, अब क्या होगा? मैंने लिख दिया इंट ए इक्वल टू 10 और इंट बी इक्वल टू 20 और प्रिंट कर दिया ए इज ग्रेटर देन बी। जो ऑनलाइन है मुझे बताओ क्या होगा अगर इसको मैं रन करूंगा। ठीक है, स्टूडेंट क्या होगा? ये तो मैंने दो अल्फाबेट बना दिए, यहाँ पर सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख दी। स्टेटमेंट का इससे तो कोई कनेक्शन नहीं है, वो तो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ये कैसी? हाँ, ये अनकंडीशनल है, इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगी है, इसका कोई मतलब नहीं है। और जो डेटा होता है वो केस सेंसिटिव होता है, तो ये तो हमने यूज किए भी नहीं है यहाँ पे। क्लियर? जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कंडीशनल टॉपिक पढ़ रहे हैं कि अगर किसी स्टेटमेंट को कंडीशन बनाना हो तो क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए कंडीशन बनाने के लिए इफ एल्स। अभी बता। ठीक है, क्लियर? अभी आते हैं उस पे। इफ इफ को समझो। इफ के अंदर कंडीशन मैंने यहाँ पे ले लिया ए और यहाँ पे ले लिया बी। इफ ए इज ग्रेटर देन बी और उसके अंदर मैं प्रिंट कर रहा हूँ। अब ध्यान से समझना, सिंटेक्स को समझना, फिर इसको यूज करेंगे। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी मतलब ये कंडीशन, ये सिंटेक्स है इफ का। इफ यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? कंडीशन लिखेंगे और यहाँ पे आप स्कोप देंगे कि ये स्टेटमेंट अगर ट्रू होगी तो ये कितने पार्ट को कंट्रोल करेगी। इसकी जो पावर होगी वो यहीं तक होगी, इसके बियॉन्ड नहीं होगी। इसके नीचे कुछ और लिखोगे उसका मतलब नहीं है, इसके ऊपर कुछ लिखोगे उस पर कंट्रोल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिख दूं। ठीक है, ये हमेशा रन होगा चाहे ये रन होना हो। ये रन होना हो ये कंडीशनल हो गया। ए ग्रेटर देन बी होगा तभी ये चलेगा वरना नहीं चलेगा। तो लेट्स सी, आ रहा है? सिर्फ ये पॉइंट चला, ये नहीं चला। ये क्यों नहीं चला? क्योंकि ये फॉल्स हो गया। ठीक है, बाइनरी वैल्यू उसकी क्या आएगी? फॉल्स आएगी। सॉरी, इसका जो बुलियन वैल्यू जो रिजल्ट आएगा, ये जो ऑपरेटर होता है ग्रेटर देन, अभी ऑपरेटर पढ़ेंगे, ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। तो ये क्या ट्रू है? अभी क्या रिटर्न कर रहा है ये? फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो ये रिटर्न नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसे फॉल्स भी लिख दूं तो ये कभी नहीं चलेगा। ठीक है, और हमेशा अगर इसको ट्रू लिख दूं तो ये हमेशा चलेगा। कुछ वैल्यू रिटर्न कर रही है वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रही है। कोई कंडीशन ऐसी है जो मुझे हमेशा चलानी है तो ट्रू लिख दो। फिर उसको कंडीशन में ही नहीं लिखेंगे, नॉर्मली भी लिख देंगे। बड़े कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्रोग्राम ऐसे भी चल जाएगा। आरी बात समझ में? ये ट्रू क्या हो रहा है? ये ट्रू हो रहा है, ये जो वैल्यू है ये रिटर्न कर रहा है, वो क्या रिटर्न कर रहा है? ट्रू या फॉल्स। ये कंडीशन जो मैंने डाली है वो ट्रू हो गई है, तो आप इसका यूज करो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे नंबर को 108 कर दूं, अब ये कंडीशन क्या हो जाएगी? रन होगा। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, क्या ये ट्रू है? यस ये ट्रू है, तो ये कंडीशन रन होगा। ठीक है, ये कैसा हो गया? कंडीशनल हो गया, डिपेंड कर रहा है किसी पार्टिकुलर कंडीशन। कौन से सर से? ये कौन है? आईटी वाले? ठीक है। हम्म। हाँ, वो मैंने बताया था सिर्फ कि ये जो वैल्यू है ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करती है। यहाँ पे मैं ट्रू लिखूंगा तो उसका कोई सेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि ये तो हमेशा ही ट्रू होगा। तो हमेशा ही ट्रू है तो मैं, ये तो रन होगा ही होगा, तो मैं किसको कंडीशनल क्यों बनाऊं? ठीक है, ये मैं सिर्फ बता रहा था कि ए और बी जो रिटर्न करता है वैल्यू, बाद में बच्चों को कंफ्यूजन होता है क्या ये क्या रिटर्न करता है। ये जो ऑपरेटर है इक्वल टू, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। रिटर्न मतलब कि अगर आप इसको करोगे तो ये आपको क्या देगा? स्क्रीन पे वैल्यू क्या देगा? यस नो देगा। ठीक है, 0 1 देगा, ये ट्रू और फॉल्स देता है। क्लियर?
ये समझ में आ गया सबको? इफ का दूसरा पार्ट होता है एल्स। अगर ये रॉन्ग है तो क्या चल जाए? एल्स वाला पार्ट चल जाए। ये पेयर में होता है, इफ एल्स। अगर इफ रॉन्ग हुआ तो क्या चल जाएगा? एल्स चल जाएगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है। अगर ए सही हुआ तो ये चलेगा, बी सही हुआ तो ये चलेगा। रन करके देखें। ए इज ग्रेटर देन बी। अभी मैं अगर बी की वैल्यू को रिटर्न कर दूं, क्या आएगा? बी इज ग्रेटर देन ए। तो मेरा प्रोग्राम कैसा हो गया? कंडीशन हो गया। जैसी कंडीशन आएगी उतनी ही लाइन उसके अकॉर्डिंग होगी। और ये इफ एल्स के स्कोप से बाहर है। एल्स का स्कोप कितना है? इतना। इफ का स्कोप कितना है? इतना। ये इफ एल्स के स्कोप से बाहर है। ये प्रोग्राम के अंडर में है। ये इफ एल्स के अंडर में है। ये प्रोग्राम मतलब, ये जो ब्रैकेट्स होते हैं ना, ये स्कोप बताते हैं। ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है ये किसके अंदर है? इस मेन के अंदर है। तो मेन तक इसका स्कोप है अभी। इसका स्कोप कहाँ तक है? इसका कंट्रोल यहाँ तक है। इसका कंट्रोल यहाँ तक है। और ये लाइन किसके स्कोप में? प्रोग्राम के अंडर में। और मेन फंक्शन डेमो क्लास के अंदर। अभी ग्लोबल और लोकल स्कोप भी बनाएंगे, उसमें भी बात करेंगे इसकी। सिर्फ इसलिए कि इसका कंट्रोल अभी यहाँ तक है। केस सेंसिटिव मैं बोल रहा था, केस जावा ऐसा केस सेंसिटिव। अगर यहाँ पे ए लिया है, स्मॉल ए, तो यहाँ पे भी स्मॉल ए लिखेंगे, ऐसे नहीं कर सकते हम। क्लियर है? केस अलग हो गया। ठीक है। आप कह रहे हो कि यहाँ पे लिखा है, ये ए नहीं है, ये सिर्फ एक स्ट्रिंग है। ठीक है, क्योंकि मुझे प्रिंट कराना है। ये इफ का पेयर है। इफ एल्स एक साथ पेयर में काम करते हैं। ठीक है। तो ये कंडीशनल होता है, ये अनकंडीशनल होता है। तो अगर ये ट्रू है तभी ये रन करेगा, एल्स रन करेगा। ठीक है। अब आप समझाओ कि इस केस में क्या होगा। अगर मैं ए इक्वल टू 100 और बी इक्वल टू 100 लिखूं, तब कौन सा क्या चलेगा? क्या प्रोग्राम होगा? शिवेन, नेहा, अंकित, क्या आएगा इसका आंसर? यहाँ पे लगाओ। इसकी वैल्यू क्या होगी? ट्रू होगी, फॉल्स होगी? फॉल्स होगी, तो ये तो रन होगा नहीं। मैंने क्या बोला? इफ एल्स पेयर में काम करते हैं। तो नहीं, जब ये फॉल्स है, लॉजिक क्या कहता है? आपको कॉन्सेप्ट नंबर्स पे नहीं खेलना है, यहाँ पे लॉजिक पे जाना है। लॉजिक क्या कहता है? जब ये फॉल्स होगा तो ये चलेगा। लेट्स सी। बी इज ग्रेटर देन ए। प्रोग्राम का आंसर गलत आ रहा है क्योंकि हमने लॉजिक हमने सोचा था इफ एल्स में कि या तो नंबर बड़ा होगा या तो छोटा होगा। हमने इफ एल्स लगा दिया, लेकिन नंबर बराबर है, एक और कंडीशन आ गई। वो तो हमने अभी लिखी नहीं है। आ रही बात समझ में? हाँ, हमने कहा कि बड़ा होगा तो ये कर देना, छोटा होगा तो ये कर देना। लेकिन एक और कंडीशन आ गई। हम्म। 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 इक्वल वाला हमने एक कैटर ही नहीं किया। मैंने कहा कि भाई बाउंसर आएगी छोड़ देना, यॉर्कर आएगी ढक कर देना। तो ये नहीं बताया गुड लेंथ की आ गई तो क्या करना बॉलिंग में, समझो। ठीक है। तो ये उसने कहा कि हमने कहा बाउंसर आएगी छोड़ देना, उस पर खेल लेना। ठीक है। तो बाउंसर नहीं आई, दूसरी बॉल आ गई तो भी खेल ली। ठीक है, तो इसलिए एल्स वाला प्रिंट कर दिया। सारी बात समझ में? अब इस टाइप की सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? यहाँ पे आता है एक और स्टेटमेंट, एल्स इफ। क्या मैं एक और कंडीशन लिख सकता हूँ? इफ एल्स इफ। सिंटेक्स गलत लिख दी।
इफ ए इक्वल इक्वल बी। अब इक्वल इक्वल बताता हूँ मैं क्या लिखा है मैंने। मैंने अगर मेरे पास मल्टीपल इफ है, ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, अगर कैसा भी ना हो तो ऐसा हो जाए, तो मैं कितने भी एल्स इफ लगा सकता हूँ। एक इफ पहले चेक करो अगर ऐसा है, एल्स इफ क्या ऐसा है, एक और एल्स इफ क्या ऐसा है, अगर नहीं है तो एल्स। तो मैंने क्या किया, इफ नंबर बड़ा है तो टाइप कर दो ए, नंबर बराबर है तो टाइप कर दो बी। अगर दोनों कंडीशन नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नंबर छोटा ही है। अगर मैं इसको रन करूंगा क्या जाएगा, बोथ वैल्यूज आर इक्वल। ए को मैं अगर 200 कर दूं तो क्या प्रिंट होगा, ए इज ग्रेटर देन बी। बी की वैल्यू को अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो क्या प्रिंट होगा, बी इज ग्रेटर देन ए। तो ये कैसा चल रहा है, प्रोग्राम बिल्कुल कंडीशनल हो गया है। डिपेंड कर रहा है कौन सी कंडीशन रन हो रही है, कौन सी ट्रू फॉल्स। ठीक है। एल्स इफ हम कितने भी लगा सकते हैं, ये हमेशा इफ के बाद ही लगेगा। एल्स इंडिपेंडेंट, इफ को हम इंडिपेंडेंटली लगा सकते हैं, एल्स बनाऊं ना बनाऊं जरूरी नहीं है। मैं ऐसे भी करके चला सकता हूँ प्रोग्राम, ठीक है, कि कंडीशन ट्रू होगी तभी चलेगी वरना कोई मतलब नहीं। लेकिन एल्स हमेशा किसके पेयर में होगा, इफ के पेयर में होगा। एल्स इफ तब लगा सकता हूँ जब मल्टीपल इफ है, ये भी हो ये भी हो ये भी हो। एल्स इफ बहुत सारे आ सकते हैं। नहीं, क्योंकि वो तो एल्स पहले रन कर देगा ना, ऐसा नहीं है तो ऐसा रन कर दे। ये इसी लेटर में है। कंडीशन सारी चेक होंगी, कोई भी ट्रू नहीं हुई तब। आगे, जब कंडीशन सारी फॉल्स हो रही हैं तब हमें क्या करना है, तो उसको तो पहले नहीं लगा सकते ना, वरना बाकी कंडीशन तो चेक ही नहीं होंगे। इफ के साथ एल्स लगता है, इफ जहां लगेगा वहां एल्स लगेगा। नहीं, एल्स इंडिपेंडेंट नहीं, इफ इंडिपेंडेंट है। मैं कह रहा हूं कि हम ऐसे प्रोग्राम बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ एल्स नहीं लगा सकते। सिर्फ एल्स कैसे लगेगा, इफ इंडिपेंडेंटली लग सकता है लेकिन एल्स नहीं लग सकता। ठीक है। मैंने कहा कि अगर एल्स लगाना है लगा सकते हो, ठीक है, जरूरत है लगा सकते हो। अगर मल्टीपल इफ हैं तो आप एल्स इफ का भी यूज कर सकते हो। एल्स इफ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सिंटैक्स। ये एक और कंडीशन आपकी चेक करना है। क्लियर है, पहले समझ में आ रहा है सबको। ये प्रोग्रामिंग का लॉजिक क्रिएट करता है, सिंटेक्स तो है ही, लेकिन प्रोग्राम के लॉजिक को क्लियर करता है। आ रहा है समझ में सबको, जो ऑनलाइन है उनको क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, यस और नो। ठीक। इसके बाद एक और पढ़ते हैं इसमें, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मतलब जो भी सिंबल्स का हम यूज कर रहे हैं इनको बोलते हैं हम ऑपरेटर्स। ठीक है। कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, चार टाइप के ऑपरेटर होते हैं, अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, बिटवाइज। बिटवाइज हम, अभी मैं बोला था बिट्स में यूज होता है, ये बिटवाइज ऑपरेटर है। इनका हम ऑटोमेशन में यूज नहीं करते। चार टाइप के ऑपरेटर्स आपको पढ़ने होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस, अब ये जो ऑपरेटर मैंने यूज किए, अभी मैंने यहाँ पे डबल इक्वल टू लिखा था, तो इस डबल इक्वल टू का क्या मतलब है, इस इक्वल टू का ग्रेटर का क्या मतलब है, ये क्या वैल्यू रिटर्न करता है। क्या वैल्यू रिटर्न करता है मीन्स कि अगर मैं सिर्फ यहाँ पे इस तरीके से लिखूं, ए प्लस बी लिख दूं, तो क्या रिटर्न करेगा, 800। ये ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, ये ऑपरेटर वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूं, ए ग्रेटर देन बी, तो ये क्या रिटर्न करेगा, जो रिटर्न करेगा वही तो प्रिंट होगा। रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करता है, बुल वैल्यू रिटर्न करता है हमेशा। तो किस डेटा टाइप की वैल्यू कैसे रिटर्न होती है, तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है। कैसी वैल्यू को रिटर्न करेंगे, जैसे आप कंप्यूटेशन इसको दोगे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ये साइन का यूज करते हैं, डिवीजन के लिए इस साइन का यूज करते हैं,
मॉडुलस के लिए इस साइन का यूज करते हैं। मॉडुलस मीन्स रिमाइंडर। जैसे मैं 10 मॉडुलस 3 करूंगा तो कितना आंसर आएगा? 10 डिवाइड नहीं, नहीं, रिमाइंडर बोला मैंने, डिवीजन नहीं। रिमाइंडर 3 3 जा 9 तो 1। ठीक है, तो रिमाइंडर निकालने के लिए आप क्या लगाओगे? मॉडुलस लगाओ। एक बार करके भी देखते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है। वूलन की वैल्यू आएगी ना, वूलन तो डेटा टाइप है। हाँ, तो इंट नहीं आ रहा था ना आंसर, आंसर क्या 700 800 आएगा। वैल्यू आएगी ना, इंटीजर वैल्यू आएगी, डेटा टाइप थोड़ी आएगा। नहीं, ये रिटर्न करता है ना, ये रिटर्न करता है। ये आंसर हमेशा आपको ट्रू फॉल्स में ही देगा। और क्या देगा आपको? 0 1 तो नहीं देगा आपको। जो सिस्टम हमने बना रखा है कि आपको कैसा देगा, बूल वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ 0 1 इंटीजर की फॉर्म चली जाती है। ठीक है, एक वैल्यू मैंने ले ली 10, मैं क्या समझा रहा था आपको? मॉडुलस। ठीक है, 10 3, जब आपको डिवाइड करना है, A/3, ये इंटीजर नहीं, B करते हैं, 3 नहीं। ठीक है, अब ये कैसा डिवाइड करेगा? इंटीजर वैल्यू है तो 3। पॉइंट में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इंटीजर वैल्यू ली है, फ्लोट में लेते तब आता। ठीक है, ए मॉडुलस बी, अब क्या आंसर आएगा? 1। अब आगे बात समझ में कि क्या रिटर्न कर रहा है ये? रिमाइंडर। जब आपको रिमाइंडर कैलकुलेट करना है तब आप इसका यूज करें। इंक्रीमेंट होता है किसी वैल्यू को, किसी वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना दूं C = A++, ठीक है, और C की वैल्यू प्रिंट करूं तो 10 11 हो जाएगी। ठीक है, इसको हम अभी लूप्स में यूज करेंगे तो वहां पे इसका रियल एग्जांपल आ जाएगा। ये शॉर्टकट है। हम एक्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं, int A = 10 और A = A+5। कितना वैल्यू आएगी इसकी? 50। ठीक है, क्लियर। हमने ए में पहले 10 स्टोर किया, हमने कहा कि ए की वैल्यू पे 5 और स्टोर करो और फिर इसको ए में डाल दो, 15। इसी को शॉर्टकट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x +=5, A +=5। इसमें कहते हैं कि हम ए की वैल्यू में जो भी स्टोर है उसमें +5 ऐड कर दो, इसी में डाल दो। ठीक है, ये शॉर्टकट है, बट ये थोड़ा रीडेबल कम है, तो आप इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है। A +5 आप ऐसे लिख सकते हो। क्लियर। दूसरे ऑपरेटर हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जो वैल्यू को असाइन करने काम आते हैं। इक्वल टू ऑपरेटर, जो हम इक्वल टू यूज कर रहे हैं, ये भी एक ऑपरेटर है, ये वैल्यू को असाइन करने काम आता है। ठीक है, प्लस इक्वल X, X+3, X-3 मल्टीप्लाई मॉडुलस। ठीक है, अब इन ऑपरेटर की बात करेंगे, ये सिर्फ वैल्यू को असाइन करने काम आते हैं कैसे भी। कंपैरिजन ऑपरेटर, ग्रेटर देन लेस देन, दो वैल्यू को कंपेयर करना है कि वो इक्वल टू हैं, तो हम सिंगल इक्वल टू नहीं लगाते, डबल इक्वल टू लगाते हैं। सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, वो वैल्यू को असाइन करने का काम आता है। डबल इक्वल टू कंपेयर करने का काम आता है कि बराबर है नहीं है। नॉट इक्वल, एक वैल्यू दूसरे के बराबर नहीं है चेक करने के लिए काम आता है। ग्रेटर देन, ग्रेटर देन के लिए अभी कैसे रिटर्न करता है, ये आपको बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल। ठीक है, फिर आता है जावा लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट, दो से ज्यादा वैल्यू, जैसे एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट। अब इसमें एंड और देख लेते हैं एक बार। जैसे इंट B = 20, इंट C = 30, A C is greater than B और B is greater than A। और का मतलब
और का मतलब होता है ये एक्सप्रेशन भी ट्रू या ये दोनों में से एक। ठीक है, ट्रू आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कर दूं कि ए इज ग्रेटर देन बी, इसका तो ट्रू आंसर आ रहा है, इसका कैसा आंसर आ रहा है, फॉल्स। लेकिन ओवरऑल आंसर क्या आएगा, ट्रू। क्लियर है? और का मतलब दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एंड का मतलब दोनों। ठीक है, जैसे सपोज कोई क्लब है, उसमें अलाउ है कि मेल होना चाहिए और 18+ होना चाहिए। तो हम कंडीशन कैसे लगाएंगे कि मेल एंड 18+, या उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और एज 20 से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे एंड काम करेगा। और या तो उसके पास आधार कार्ड हो और उसके पास पैन कार्ड हो। आ रहा है क्लियर? ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा वैल्यू को चेक हम यहाँ पे कितनी भी लगा सकते हैं, कितने भी एंड ऑपरेटर लगा सकते हैं। एज 15+ होनी चाहिए, जेंडर होना चाहिए, गुड़गांव में होना चाहिए, एंड करके कितने भी लगा सकते हैं। सारी कंडीशन ट्रू। एंड वर्क करता है मल्टीप्लीकेशन की जैसे। जैसे मैं सारी वैल्यू ट्रू थी, लास्ट वाली फॉल्स हो गई, तो पूरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। वन 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 की मल्टीप्लाई किससे हो गई, जीरो से, तो सारी स्टेटमेंट फॉल्स। ठीक है, और ऑपरेटर प्लस की तरह बिहेव करता है, 1 0 1 0 1 0, अगर एक भी वन आ गया तो वो क्या हो जाएगा, वन आंसर देगा। आ रही बात समझ में? अरे, कौन चला रहा होगा? इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। आज इतना ही कवर करेंगे टॉपिक, इसके ऊपर क्वेश्चंस। जैसे मुझे निकालना है कि कोई नंबर ऑड है या इवन है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे ऑड इवन? सपोज इन नंबर इज इक्वल टू 23, तो मेरा प्रोग्राम बताए कि नंबर 23 ऑड है या इवन है। क्या, हाँ, क्या लॉजिक, कैसे पता लगता है कि कोई नंबर इवन है ऑड है, नॉर्मली कैसे होता है? नहीं, रिमाइंडर जीरो हो जाए। ठीक है, रिमाइंडर जीरो हो जाए, तो रिमाइंडर के लिए हम क्या करें, इफ नंबर मॉडुलस 2, अगर किसी नंबर को 2 से मॉडुलस करें और इक्वल इक्वल टू जीरो हो जाए, तो क्या मतलब, इसका मतलब क्या हो गया, गिवन नंबर इज इवन। इवन नहीं है तो ऑड है। क्लियर? या तो नंबर इवन होता है तो ऑड होता है। ठीक है, रन करते हैं, क्या आ रहा है, गिवन नंबर इज ऑड। चेंज करें, सी प्रोग्राम देखते हैं सही चल रहा है, क्या आ रहा है, गिवन नंबर इज ऑड। ठीक है, चेंज करते हैं नंबर 65, गिवन नंबर इज ऑड। ठीक है, अब इवन पे आते हैं, चेंज करते हैं, गिवन नंबर इज इवन। क्लियर? तो प्रोग्राम क्लियरली बता रहा है कि हमारा नंबर इवन है, ऑड है। मैं कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आपको दूंगा छोटे छोटे, जो इफ एल्स पे और वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, वो आपको कंप्लीट करके लाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, इस आईडी का थोड़ा सा हैंड ऑन एक्सपीरियंस करना है जो बिल्कुल नहीं है। सिंटेक्स पे थोड़ा सा, अभी सेमी कॉलन भूल जाओगे कहीं पे, गलत लिखना भूलोगे स्टार्टिंग में जो फर्स्ट डे कर रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। फिर कल हम लूप्स और फंक्शंस पे काम करेंगे। क्लियर? इतना समझ में आ रहा है सबको? इसमें किसी को डाउट है? अभी क्लास छोड़ दो, अभी सिर्फ इसके अंदर का देखो। लॉजिक कैसे, ये कैसे बनाना है? हाँ, अभी ये जो मेथड है इसको भूल जाओ, सिर्फ याद रखो कि मुझे इसके अंदर काम करना है। ठीक है, कल परसों तक इस टॉपिक तक पहुंच जाएंगे, समझ में आ जाएगा। बस यहां से रखो कि प्रोग्राम यहां से स्टार्ट हो रहा है।
हाँ। हम्म। हम्म। जैसे ये डेटा टाइप हो गया, ये वेरिएबल हो गया, ये वैल्यू हो गई। अच्छा। अच्छा। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे यूज किया इंट, नंबर, नंबर हमने एक वेरिएबल बनाया, नेम दिया हुआ, आइडेंटिफायर बोलते हैं इसको टेक्निकल टर्म्स में। ठीक है, वैसे ये पूरा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। हमने एक वेरिएबल बनाया नंबर, जिसकी वैल्यू हमने दे दी 68, और डेटा टाइप का इंटीजर। फिर हमने एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखी है, मॉडुलस ऑपरेटर लगाया कि हमारा वेरिएबल मॉड्यूल किया अगर 2 के बराबर आ रहा है तो क्या है वो, इवन है, वरना क्या है वो ऑड है। और यहाँ पे हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है, क्लास का यूज किया, सिस्टम आउट स्ट्रीम में प्रिंट करने की कोशिश की है। प्रिंट एलन उस फंक्शन का नाम है जो प्रिंट कर रहा है। क्लियर? ठीक है, अभी क्लास फंक्शन ये सबको समझेंगे, ये पब्लिक क्यों लिखा है, स्टैटिक क्यों लिखा है, मेन क्यों लिखा है, क्लास के अंदर ही क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, वो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, वो स्टार्टिंग में जल्दी समझ में नहीं आएगा। इतना क्लियर है? इतना सबको क्लियर है, यहाँ तक सब क्लियर है? यहाँ तक ना प्रैक्टिस करना है, जो ऑलरेडी जिनने जावा पढ़ी है सो ओके, बट जो नए हैं एक्लिप्स को इंस्टॉल करेंगे और इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे। और जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, 8-10 क्वेश्चन दूंगा इफ एल्स के ऊपर, छोटे छोटे, वो तो उन प्रोग्राम्स को करेंगे। इससे क्या होगा, एक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाएगी, और थोड़ा सा ना आप प्रोग्रामिंग के हिसाब से टाइप कर पाओगे। क्लियर है? थोड़ा हाथ में सेट बैठेगा, सिंटेक्स में कहीं रॉन्ग नहीं करना है। जब हम सेलेनियम में पहुंचे तो लूप्स, इफ एल्स, फंक्शंस, मेथड्स, क्लासेस, इनमें क्लैरिटी रहे, क्योंकि फिर हम इनको दोबारा नहीं पढ़ेंगे और वहां पे सिर्फ इनका प्रैक्टिकल वर्जन करेंगे। तो तब तक ये हैंड ऑन एक्सपीरियंस होनी चाहिए। क्लियर? ओके।